हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम बात करते हैं, आपका जो नेक्स्ट टॉपिक चल रहा था प्रसवोत्तर व्याधि, उसके अंदर आपका लास्ट टॉपिक है नवजात शिशु रक्त वैषम्यता, यानी कि सेप्टिसीमिया, या आप इसको बोल सकते हो नियोनेटल सेप्सिस। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि नवजात शिशु रक्त वैषम्यता या सेप्टिसीमिया या नियोनेटल सेप्सिस, आपको यही करके आना है, ठीक है। तो नाम कोई भी हो सकता है, लेकिन आंसर हमारा एक ही रहेगा। तो शुरू करते हैं कि क्या होगा। अब देखिए, आप थोड़ा सोचिए, हिंदी के नाम के अकॉर्डिंग सोचिए। क्या आपको इतना पता चल रहा है? चलो, आप सेप्टिसीमिया से नहीं पहचान पाओगे पहली बार, नियोनेटल सेप्सिस से भी नहीं पहचान पाओगे, लेकिन आपको रक्त वैषम्यता दे दिया जाए तो आप इजीली गेस कर सकते हो कि आपको ब्लड इन्फेक्शन के बारे में बात करनी है। रक्त बोले तो ब्लड हो गया, और वैषम्यता यानी कि हमेशा क्या हो रहा है, इसके अंदर किसी भी तरीके का कोई इन्फेक्शन क्रिएट हो रहा है, यानी कि नॉर्मल जो रक्त या ब्लड होना चाहिए वो ना होकर के उसका चाहे कंपोजिशन हो गया, कंपोनेंट्स हो गए, उसके अंदर क्या आ रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं। क्लियर है? तो जब व्याधि की को उत्पन्न करने वाले कारक ब्लड स्ट्रीम में जाकर के संपूर्ण शरीर में संक्रमण फैलाकर व्याधि को उत्पन्न करते हैं, तो उस व्याधि को सेप्टिसीमिया या नियोनेटल सेप्सिस कहते हैं। क्या लिखा है इस लाइन में? यानी कि कोई मान लीजिए कोई भी पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म हुआ, ठीक है। सब पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म का अलग अलग रूट होता है, कोई किसी रूट से बॉडी में एंटर कर रहा है, कोई किसी रूट से बॉडी में एंटर कर रहा है, कोई जो है फिकोरल रूट से आ रहा है, कोई आईवी आ रहा है, कैसे भी आ रहा है, वो अलग अलग अपना सबका अलग अलग रूट है, कोई नेजल आ रहा है, कैसे भी, ठीक है। लेकिन वो किसी भी रूट से आने के बाद अगर वो ब्लड स्ट्रीम में मिल गया, यानी कि ब्लड के साथ मिल गया और ब्लड में जाके उस बैक्टीरिया वायरस का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है और उसकी वजह से वो पूरी बॉडी में फैल रहा है, तो हम उस चीज को क्या बोलेंगे, रक्त वैषम्यता या नियोनेटल सेप्सिस या सेप्टिसीमिया। क्लियर है? यानी कि सिंपल सी बात याद रखनी है आपको कि ब्लड के थ्रू बॉडी में इन्फेक्शन फैल रहा है, सेप्टिसीमिया हो गया, यानी कि खुद ब्लड भी इन्फेक्टेड है और बॉडी में भी इन्फेक्शन फैला रहा है। क्लियर बात? आगे बढ़ते हैं। इट इज अ मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ नियोनेटल डेथ। अब आप मुझे एक बात बताइए कि जो अपनी पूरी बॉडी में फैला हुआ है, ऐसी कौन सी चीज है? रक्त है, पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो रहा है, हर पार्ट को, हर ऑर्गन को, हर टिश्यू को, हर सेल को क्या चाहिए? ब्लड चाहिए, प्योर ब्लड चाहिए, प्योर ब्लड चाहिए विद प्योर ऑक्सीजन, ठीक है। ब्लड इन्फेक्टेड है, ये इन्फेक्शन पूरी सब जगह जाएगा, ब्रेन में जाएगा, लिवर में जाएगा, किडनी में जाएगा, हार्ट में जाएगा, लंग्स में, जितना भी आप नाम ले सकते हो सब जगह जाएगा। वहां पे जाकर के उनका जो नॉर्मल फिजियोलॉजी है उसके अंदर क्या करेगा, चेंजेस करेगा। ब्लड को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, बैक्टीरिया वायरस जाके कुछ अपने केमिकल कॉम्पोजिशन में चेंजेस लाके वहाँ की फिजियोलॉजी को चेंज करके पैथोलॉजी में कन्वर्ट कर देंगे। तो क्या होगा, कुल मिला के बात इतनी सी है कि अगर ब्लड में इन्फेक्शन हुआ तो जितने भी ऑर्गन है ज्यादातर इन्फेक्टेड मिलेंगे, तो वो लीवर है, किडनी है, ब्रेन है, लंग्स है, हार्ट है, सब में इन्फेक्शन मिलेगा, क्योंकि सब जगह ब्लड जाएगा और जहां जहां ब्लड जाएगा वहां इन्फेक्शन साथ जाएगा। इसीलिए क्या होगा, नियोनेटल डेथ का मोस्ट कॉमन कॉज इन इंडिया क्या है? नियोनेटल सेप्सिस। क्लियर बात? उसके बाद है इसकी डेफिनेशन। सेप्सिस का मतलब क्या होता है? इन्फेक्शन इन ब्लड स्ट्रीम। ये बात आपको याद रखनी है। सेप्सिस वर्ड यूज क्यों करते हैं हम? कि ब्लड में इन्फेक्शन हो गया यानी कि सेप्सिस हो गई, यानी कि सेप्टिसीमिया हो गया। इन्फेक्शन इन द ब्लड स्ट्रीम ऑफ नियोनेट ड्यू टू पायोजेनिक बैक्टीरिया मे बी लोकलाइज्ड टू द लंग्स या मेनिंजीज। अब ये लाइन क्या कहना चाहती है? ये लाइन ये कहना चाहती है, जैसे मैंने आपको अभी बोला कि इन्फेक्शन जो है उसका इन्विटेशन बॉडी में, उसकी एंट्री बॉडी में कहीं से भी हुई हो, लेकिन अगर वो ब्लड में आ गया तो क्या करेगा? सेप्टिसीमिया करेगा। तो यही चीज हो रही है कि जो इन्फेक्शन जो होते हैं वो चाहे तो निमोनिया में या जो ट्यूबरकुलोसिस में होने वाले लंग्स में जो ट्यूबरकुलोसिस हो रहा है या निमोनिया हो रहा है, वहां पे होने वाले उन बैक्टीरिया की वजह से हो सकता है कि लंग्स में निमोनिया था या फिर ट्यूबरकुलोसिस था और उसके जो बैक्टीरिया है वो ब्लड में मिल गए, तो लंग्स के थ्रू भी इन्फेक्शन आ सकता है। मेनिंजीज, ब्रेन की मेनिंजीज से भी क्या हो सकता है, वो पहले से अगर कोई पेशेंट है उसको मेनिंजाइटिस है,
ठीक है, तो उसका जो बैक्टीरिया है वो ब्लड स्ट्रीम में आ गया, तो उसकी वजह से भी कंप्लीट बॉडी में क्या हो सकता है, या ब्लड में इन्फेक्शन हो सकता है। क्लियर बात? क्या हुआ कि कोई भी ऑर्गन हो, कोई भी डिजीज हो, वो पर्टिकुलर लोकलाइज एक जगह हो रही थी। जैसे कि निमोनिया लंग्स का लोकलाइज डिजीज है, लेकिन उसका बैक्टीरिया ब्लड में मिल गया, कंप्लीट बॉडी में फैल गया। इसी तरीके से मेनिंजाइटिस मेनिंजीज की डिजीज है, मेनिंजीज का इन्फ्लामेशन हो रहा है, उसका बैक्टीरिया जो है ब्लड में आ गया। तो डिजीज कहीं एक लोकलाइज पर्टिकुलर एरिया की हो सकती है, लेकिन अगर उसका बैक्टीरिया ब्लड में मिल गया, ब्लड में जो है मिल चुका है, तो ब्लड में सेप्सिस हो चुका है, तो हम उसको बोलेंगे सेप्टिसीमिया। तो इन्फेक्शन ब्लड स्ट्रीम में जो है पायोजेनिक बैक्टीरिया की वजह से होगा। अब वो पायोजेनिक बैक्टीरिया लंग्स से भी आ सकता है, या मेनिंजीज या और भी कोई डिजीज, ये तो जस्ट एग्जांपल के लिए लिखा गया है, कहीं से भी आ सकता है। ठीक है बात। उसके बाद देखते हैं कि बात कर रहे हैं हम कि पायोजेनिक बैक्टीरिया होंगे, लेकिन कौन कौन से होंगे। तो मैं पिछली 2 डिजीज में भी आपको बता चुकी हूँ, अब फिर बता रही हूँ कि ज़्यादातर जो इन्फेक्शन होते हैं बैक्टीरिया की वजह से नियोनेट को, वो इकोलाई और स्टेफेलोकोकस की वजह से रहेगा। इसमें चूंकि हमने निमोनिया भी देखा है, तो क्लेब्सिला निमोनिया भी बैक्टीरिया इसके अंदर हो सकता है। ठीक है, अब नियोनेट को इन्फेक्शन हो रहा है, उसकी ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्टेड हो रही है, तो वो 2 तरीके से हो सकती है, या 2 टाइम पे हो सकती है। कैसे? 2 टाइप की होती है सेप्सिस। एक तो होती है अर्ली ऑनसेट सेप्सिस, दूसरी होती है लेट ऑनसेट। अर्ली ऑनसेट हम किसको बोलेंगे कि जस्ट आफ्टर बर्थ विद इन 3 डेज, यानी कि बर्थ के 3 दिन के अंदर अंदर बोलूँ मैं, या 72 घंटे बोलूँ, इनके अंदर अंदर जो सेप्सिस का फॉर्मेशन हो रहा है, ब्लड इन्फेक्शन हो रहा है, उसको हम बोलेंगे अर्ली ऑनसेट। और बर्थ के 72 घंटे बाद या 3 दिन बाद जो है ब्लड में इन्फेक्शन हो रहा है, उसको हम बोलेंगे लेट ऑनसेट। क्लियर बात? तो 2 टाइप की होती है सेप्सिस, 2 मार्क्स में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अर्ली ऑनसेट सेप्सिस, लेट ऑनसेट सेप्सिस। ठीक है, बिफोर 72 आवर्स ऑफ लाइफ, आफ्टर 72 आवर्स ऑफ लाइफ। एक सेकेंड रुकिएगा, इसको करेक्ट कीजिएगा। बिफोर 72 आवर्स ऑफ लाइफ का मतलब ये नहीं समझना है कि बर्थ से 72 घंटे पहले या 3 दिन पहले। हाँ, ये मतलब नहीं है। एक सेकंड रुकिएगा, मैं इसको क्लियर करती हूँ। हाँ जी, यही मतलब है, सॉरी इसका। अर्ली ऑनसेट सेप्सिस और लेट ऑनसेट का मतलब है कि जैसे कि मान लीजिए नियोनेट की डिलीवरी 3 दिन बाद होने वाली है, तो उससे पहले वो एकदम ठीक था, और 3 दिन के अंदर अंदर उसको, जब वो मदर की यूट्रस में ही है, उस उस टाइम पे उसको अगर ब्लड इन्फेक्शन अंदर ही हो गया है, यूट्रस के अंदर ही इन्फेक्शन हो गया है, लेकिन डिलीवरी के 3 दिन पहले होना चाहिए, तो उसको बोलेंगे हम अर्ली ऑनसेट। यानी कि जब उसका बर्थ हुआ था उस टाइम पे उसको क्या था, सेप्सिस पहले से ही था, लेकिन डेवलप कब हुआ, विद इन 72 आवर्स ऑफ लाइफ। क्लियर है? ठीक है, फिर उसके बाद लेट ऑनसेट में क्या होगा, बर्थ के जस्ट 3 दिन बाद हो गया, यानी कि 3 दिन के अंदर अंदर हो गया, बर्थ हुई उसके 3 दिन के अंदर अंदर हो गया। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, कंफ्यूज मत होइएगा, नहीं समझ में आए तो पूछ लीजिएगा वापस। 2 टाइप की सेप्सिस होती है, एक अर्ली ऑनसेट, एक लेट ऑनसेट। अर्ली ऑनसेट में वो आएगा कि जैसे मान लीजिए आज किसी फीमेल की डिलीवरी होने वाली है, आज नियोनेट का बर्थ होने वाला है, तो आज के 3 दिन पहले जाइए, यानी कि आज से 3 दिन पहले, 72 घंटे पहले उसको जो इन्फेक्शन हो चुका है वो अर्ली ऑनसेट के अंदर आएगा, और आज के 3 दिन के अंदर अंदर, यानी कि नेक्स्ट डेट के अंदर अंदर उससे जो इन्फेक्शन होगा वो लेट ऑनसेट में जाएगा। क्लियर है? वही बात लिखी है, देखिए पहले अर्ली ऑनसेट पढ़ते हैं, बिफोर 72 आवर्स। दूसरा कॉज्ड बाई, अब देखो अंदर ही हो रहा है, यूट्रस के अंदर ही हो रहा है, तो कारण भी वही रहेंगे, कोई एक्सटर्नल कॉज नहीं रहेगा, सारे के सारे कॉज इंटरनल ही रहेंगे। तो कॉज्ड बाई मैटरनल जेनाइटल पार्ट इन्फेक्शन। मान लीजिए कुछ ही टाइम में मदर को कोई जेनाइटेलिया में उसके इन्फेक्शन हो गया, कोई पैथोजेनिक बैक्टीरिया वहाँ आ गया, उसकी वजह से हो सकता है, या उसका लो बर्थ वेट है, ठीक है, उसकी वजह से हो सकता है। प्रोलॉन्ग्ड रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, पहले ही मेम्ब्रेन रप्चर हो चुकी है लेकिन बर्थ अभी नहीं हुआ है, बच्चा पेट के अंदर ही म्यूकोनियम को सक कर गया है, तो उसकी वजह से जो इन्फेक्शन होगा वो अर्ली ऑनसेट के अंदर आएगा। लेट ऑनसेट में 72 घंटे बाद होगा।
क्लियर बात है। फिर उसके बाद है, थोड़ा इसमें अभी भी कंफ्यूजिंग है, इस चीज़ को थोड़ा सा क्लियर और करते हैं। मैं एक बार आपको फिर से देख के इसको बताऊंगी कि ये बिफोर आफ्टर में है क्या। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है ये। तो आफ्टर 72 आवर्स में क्या होगा, ड्यू टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की वजह से, जैसे कि हॉस्पिटल केयर या होम की वजह से हो गया, जो है इन्फेक्टेड टावल या गॉज पीस वगैरह इनका यूज कर लिया, वो लो बर्थ वेट यहाँ भी कारण रहेगा। लैक ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, बर्थ के बाद बच्चे को ब्रेस्ट फीड नहीं कराया तो उसको एंटीबॉडी नहीं मिली, जिसकी वजह से इम्यूनिटी नहीं मिलेगी। एस्पिरेशन ऑफ फीड, जो है आप उसको कुछ भी खिला रहे हो, जैसे कि ब्रेस्ट मिल्क की है, वो जो है ईसोफेगस में ना जाके कहाँ चला गया, ट्रैकिया में चला गया, लंग्स में चला गया। और अम्बिलिकल सेप्सिस, अगर अम्बिलिकल जो इन्फेक्शन हमने पढ़े हैं उनकी वजह से भी ब्लड में इन्फेक्शन हो सकता है। फिर उसके बाद इसके क्लिनिकल फीचर देखते हैं। अब ब्लड में इन्फेक्शन है तो बच्चे के अंदर कैसी वो ही डल वाली कंडीशन रहेगी, इन्फ्लामेशन इन्फेक्शन वाली सारी कंडीशन रहेंगी। तो कैसा रहेगा, लेथार्जिक रहेगा, एकदम थका हुआ रहेगा, बहुत रेस्टलेसनेस रहेगी। इसीलिए क्या होगा, रिफ्यूज टू सक, जब भी मदर उसको ब्रेस्ट फीड कराएगी वो मिल्क सक नहीं करेगा, निपल सक नहीं करेगा, रिफ्यूज टू सक, लिथार्जी रहेगी उसमें। और क्या होगा, अब जब वो खाना पीना ही ढंग से नहीं खा रहा, खाना पीना बोले तो दूध सही से नहीं पी रहा, ब्रेस्ट फीड सही से नहीं कर रहा, तो वेट भी उसका नहीं बढ़ेगा। दूसरी बात यह है कि ब्लड इन्फेक्टेड है तो वेट गेन तो हो ही नहीं सकता, जैसे हमने पढ़ा था ना कि धीरे धीरे उसका वेट गेन होगा, तो वो नहीं होगा। पुअर क्राई, ढंग से रोएगा भी नहीं, बहुत धीमी आवाज में रोएगा, जैसे बच्चे जोर से रोते हैं नहीं रोएगा, धीमी आवाज में रोएगा, एकदम एनर्जेटिक नहीं रहेगा, पुअर क्राई करेगा। हाइपोथर्मिया की कंडीशन रहेगी, क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि जो होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने में एक ब्लड का अपने आप में बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, अब ब्लड ही इन्फेक्टेड है तो टेम्परेचर मेंटेनेंस नहीं रहेगा, इसलिए यहाँ पे हाइपोथर्मिया की कंडीशन मिलेगी। क्लियर बात। फिर उसके बाद है वॉमिटिंग हो सकती है बच्चे को, अगर जैसे ही आपने दूध वूध पिला दिया तो वॉमिट हो सकती है, डायरिया भी हो सकता है, क्योंकि इन्फेक्शन है और जहाँ जिस ऑर्गन में जाएगा उस ऑर्गन जैसे सिम्टम उसे देखने को मिलेंगे, क्योंकि ब्लड है कहीं भी जा सकता है। फिर उसके बाद एब्डोमिनल डिस्टेंशन मिलेगा, सीजर्स भी होंगे, क्योंकि अगर ब्रेन में चला गया, मेनिंजेस में इन्फेक्शन कर दिया, ब्रेन में चला गया, प्रॉपर सप्लाई नहीं मिल रही है ऑक्सीजन की और ब्लड की, तो क्या आएंगे, सीजर्स आएंगे बच्चे को। चेंज इन फीडिंग बिहेवियर, यानी कि पहले कोई दूसरा पैटर्न था, पहले दूध इजीली पी लेता था, अब नहीं पिएगा, क्योंकि वही बात हो गई, रिफ्यूज टू सक। ठीक है, तो ये हमें इसके अंदर क्लिनिकल फीचर्स देखने को मिलेंगे। फिर उसके बाद हम देखते हैं इसके अंदर इन्वेस्टिगेशन, क्या क्या इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे। सबसे पहला काम तो अपना यही है कि ब्लड कल्चर करवाएंगे उसका। सीरम आईजीएम लेवल क्यों देखेंगे, क्योंकि अगर इन्फेक्शन है तो ये बढ़ी हुई मिलेंगी हमें। मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस इन न्यूट्रोफिल, इन्फेक्शन में तो लिम्फोसाइट्स में बात करें तो न्यूट्रोफिल जो होती हैं उनका जो इनके अंदर हमें मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस देखने को मिलेंगे। और टीएलसी इसकी क्या मिलेंगी, बढ़ी हुई मिलेंगी। क्लियर बात। फिर उसके बाद हम ट्रीटमेंट देखते हैं। ट्रीटमेंट सबसे पहला काम, जहाँ भी इन्फेक्शन है सबसे पहले हम क्या देंगे, एंटीबायोटिक्स देंगे। तो एम्पिसिलिन है, जेंटामाइसिन है, ये एंटीबायोटिक देंगे। टेम्परेचर को मेंटेन करेंगे, क्योंकि इसके अंदर हमें क्या मिल रहा है, हाइपोथर्मिया, इसलिए इसके टेम्परेचर को क्या करेंगे, मेंटेन करेंगे। वाइटल्स को नॉर्मल लेके आएंगे, वाइटल्स इसके नॉर्मल नहीं रहेंगे, रेस्पिरेटरी रेट है, हार्ट रेट है, पल्स रेट है, इनको नॉर्मल स्टेबल करेंगे। स्टार्ट इंट्रावीनस सेलाइन, आईवी सेलाइन शुरू कर देंगे, क्योंकि क्या है, बच्चा शक नहीं कर रहा है, खाना पीना ढंग से नहीं खा रहा है, तो वेट गेन वाली वो सारी प्रॉब्लम रहेंगी। दूसरा वोमिटिंग और डायरिया भी हो रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे, इंट्रावीनस सेलाइन देंगे। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इस बच्चे को हमें विटामिन के देना है। क्यों देना है, क्योंकि ब्लड में है इन्फेक्शन। इन केस कहीं इंटरनल हेमरेज ना हो जाए, कहीं ब्लीडिंग स्टार्ट ना हो जाए, इसलिए हम इन बच्चों को क्या देंगे, पहले से ही विटामिन के दे देंगे, क्योंकि ये हेमरेज को रोकेगा। डेक्सट्रोज इन्फ्यूजन, वही एनर्जी के लिए, एनर्जी नहीं है, न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, इसलिए क्या देंगे, ग्लूकोज देंगे। फिर उसके बाद है एडिक्वेट ऑक्सीजनेशन, ब्लड इन्फेक्टेड है,
ब्रेन को सप्लाई ऑक्सीजन की प्योर मिल नहीं रही है, इसीलिए क्या देंगे, ऑक्सीजन की सप्लाई हमें उसमें प्रॉपर करवानी है। फिर उसके बाद क्या है, बच्चे की कॉर्ड को ड्राई रखेंगे, क्योंकि एक कारण हमने एम्बिलिकल एब्सेस भी देखा था जिसकी वजह से क्या होगा, सेप्टिसीमिया हो सकता है। दूसरी बात है मेंटेन हाइजीन ऑफ द बॉडी। एक सेकेंड, बेबी की हाइजीन को भी क्या रखेंगे, मेंटेन रखेंगे, क्योंकि इन्फेक्शन है, कहीं से भी आ सकता है। तो ये प्रिवेंशन के तौर पे हमें ये काम करना है कि उसकी कॉर्ड को ड्राई रखिएगा और हाइजीन को मेंटेन रखिएगा। क्लियर बात। तो ये आपका टॉपिक कंप्लीट होता है। इसको आप अच्छे से पढ़िएगा, कुछ चीज़ समझ में नहीं आए तो वापस से पूछिएगा, ठीक है। अच्छा टॉपिक है, पढ़िएगा अच्छे से। थैंक यू।